हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो यहाँ पर हम मिक्सचर्स के बारे में बात कर रहे थे और फिर हमें इनके सेपरेशन के बारे में बात करनी है ना, कि अलग अलग जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें कैसे हम सेपरेट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के बारे में बात की थी कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और सस्पेंशन भी पढ़ रहे थे हम। तो सस्पेंशन का हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और एक बार रिवाइज भी कर लेंगे जो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंस के बारे में बात की थी कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड जिनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है। वहीं अगर हम मिक्सचर की बात करें तो जैसे कि हेट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं, होमोजीनस मिक्सचर्स हैं। इसके अंदर भी होमोजीनस मिक्सचर में हमने बात क्या की थी, ट्रू सॉल्यूशन की। और हेट्रोजीनस मिक्सचर में होते हैं हमारे सस्पेंशन, कोलॉइड और भी कई सारे। ठीक है, तो ये सब में क्या होता है, कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती, इसीलिए इन्हें मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है, चलो फिर हमने कुछ पार्टिकल्स के बारे में बात की थी कि मिक्सचर होते क्या है। ठीक है, कैसे बनते हैं, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। चलो अच्छा, फिर हमने हेट्रोजेनस मिक्सचर के बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस इमेज में। तो ऑयल और वाटर क्या है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्यों है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये घुल तो नहीं रहा है, पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। दूसरा देखो, ये सेपरेट आउट हो जा रहे हैं, लेयर बन जा रही है। ठीक है, तो जब हम आगे सस्पेंशन कोलॉइड पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। चलिए, फिर हमने सॉल्यूशन के बारे में बात की थी कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। अच्छा, हमने अलग अलग तरह के सॉल्यूशन के बारे में बात की थी, जैसे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, गैस गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, इनके बारे में हमने बात कर ली थी, एग्जाम्पल देख लिए थे। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था एलॉय। तो एलॉय क्या होते हैं बच्चों, एलॉय भी मिक्सचर ही होते हैं, लेकिन कैसे मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। एलॉय बनते कैसे हैं, दो मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल से, या एक मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से मिलकर के एलॉय बनते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा एलॉय जो है वो केवल मेटल से बनेंगे। ठीक है, वो हमेशा मेटल से नहीं बनते, मेटल और नॉन मेटल से भी बनते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई थी अलॉय के बारे में। अगर हम बात करें तो जैसे कि ब्रास है, तो ब्रास क्या है, एक जिंक और कॉपर का अलॉय है। इसके अलावा अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज क्या है बच्चों, ब्रॉन्ज भी कॉपर और टिन का अलॉय है। तो अलग अलग ब्रॉन्ज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, जिसे हम कहते हैं, कांस्य भी कहा जाता है ब्रॉन्ज। ब्रास जिसे हम पीतल कहते हैं। ठीक है, तो चलो, तो ब्रास जैसे कि आपने देखा है पीतल, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। तो ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। तो ये सभी क्या है, अलॉय का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जैसे अगर हमने कहा कि ब्रास जो है वो जिंक और कॉपर से बनाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि ब्रास किसका अलॉय है। वैसे ही ब्रॉन्ज के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, यानी कि किस मेटल का मिक्सचर है। तो आपको सिंपली लिख देना है कि कॉपर और टिन का मिक्सचर है जिससे ब्रॉन्ज बनता है। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर आप कलर वाइज देखोगे है ना, तो थोड़ा थोड़ा ये कलर आपको देखो कॉपर और जिंक से मिलता जुलता दिखेगा, है ना। सिर्फ याद रखने के लिए, ऐसा कोई साइंटिफिक वो नहीं है इसके पीछे, लेकिन ऐसे हम कह रहे हैं याद रख करने के लिए आप बोल सकते हो। जैसे ब्रॉन्ज का कलर आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत कॉपर से मिलता है, थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो, बाकी ब्रॉन्ज और ब्रास दोनों क्या है, थोड़ा थोड़ा आपस में मिलते जुलते, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि कौन सा किसका अलॉय है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, ब्रास में होता है बच्चों 30% जिंक और 70% कॉपर। ठीक है, कितना, 30% तो जिंक होता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर होता है 70%। ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई अलॉय की। अलॉय क्या होते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि एक प्रकार का सॉल्यूशन ही है, और होमोजेनस मिक्सचर भी है। ठीक है, फिर हमने बात की कि सॉल्यूशन के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं,
सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो कैसे पता चलेगा आपको कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है? ये हमने डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर में कि सॉल्यूट कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है, ठीक है। चलो ऐसे करके कुछ है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, इनमें से एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, और ये मिल करके बना रहे हैं ए बी सॉल्यूशन। क्या बना रहे हैं? ए बी सॉल्यूशन। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ए है, कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है? तो देखो अगर आपको यहाँ पर इनकी कंसेंट्रेशन दी है, इनकी अमाउंट दी गई है कि ये है 10 ग्राम और ये है 100 ग्राम, तो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? इन दोनों को मिला करके जितना होगा, है ना, जितना इन दोनों को मिला करके टोटल सॉल्यूशन होगा 110 ग्राम। तो यहाँ पर देख करके क्या पता चल रहा है कि कम अमाउंट किसकी है? इसकी, ये कम है तो ये क्या होगा? सॉल्यूट। और ये ज्यादा है तो ये क्या होगा? सॉल्वेंट। यानी कि जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट और जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट, ठीक है। इस तरीके से एक तो ये पता चलेगा। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, ऐसा ना दे करके अगर आपको दिया हुआ है कि सॉल्ट प्लस वाटर इज इक्वल्स टू सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर सॉल्ट क्या है? सॉल्ट है सॉल्यूट। क्यों? सॉल्यूट किसे हम कहते हैं? जो क्या होता है? सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ठीक है। जो क्या होता है? डिसॉल्व होता है। तो जैसे यहाँ पर डिसॉल्व कौन होगा? घुलेगा कौन? नमक घुलेगा कि पानी घुलेगा? नमक घुलेगा, तो वो क्या हो गया? सॉल्यूट। वहीं अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट कौन होगा? जो घोलेगा, ठीक है, जो सॉल्यूट को घोलेगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? कंपोनेंट दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट को घोल रहा है वो होगा सॉल्वेंट। जैसे कि यहाँ पर कौन घोल रहा है? वाटर घोल रहा है। किसको? सॉल्ट को, है ना। वाटर सॉल्ट को घोल रहा है और घुल कौन रहा है? सॉल्ट घुल रहा है। सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है तो सॉल्ट क्या हो गया हमारा? सॉल्यूट। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे डिस्कस ये हो गया था। नेक्स्ट सॉल्यूशन के एग्जांपल हमने देख ली, जैसे शुगर सॉल्यूशन, टिंचर ऑफ आयोडीन, एरिएटेड रिंग्स, एयर, ठीक है, ये सभी सॉल्यूशन के एग्जांपल है। फिर हमने इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली थी कि सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है, इसके पार्टिकल्स काफी स्मॉल होते हैं। अब पार्टिकल बहुत ज्यादा स्मॉल होने की वजह से ये लाइट स्कैटर नहीं करता। लाइट स्कैटर नहीं करता तो लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल नहीं होता। देखो अगर यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं ये विजिबल होते हैं, अगर ये जो पार्टिकल्स हैं ये विजिबल होते हैं, बड़े होते साइज में तो विजिबल होते, तो ये क्या करते बच्चों? लाइट को क्या करते? स्कैटर करते। लाइट को अगर ये स्कैटर करते तो क्या होता? यहाँ पर हमें लाइट का पाथ दिखाई देता, लेकिन इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जिस वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, और लाइट को स्कैटर नहीं करते तो यहाँ पर लाइट का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो विजिबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि ये सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। दूसरा, ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। बाकी कुछ एग्जांपल हमने देख लिए थे। बाकी हमने यहाँ पर बात की थी बच्चों सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जैसे हमने कोई सॉल्वेंट लिया, वाटर लिया, उसमें कोई सॉल्यूट जैसे कि सॉल्ट मान लेते हैं, उसको डाला, ठीक है, फिर उसको क्या किया? डिसॉल्व किया, ठीक है। तो सॉल्ट जो है वो वाटर में डिसॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन अब एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद और ज्यादा सॉल्यूट उस पर डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि हमने एक बीकर में पानी लिया, उस पानी की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो केवल और केवल 4 चम्मच नमक ही घोल सकता है, 5वें चम्मच नमक को वो नहीं घोलेगा, ठीक है। तो जब हम उसमें 4 चम्मच नमक घोल देते हैं, उसका 5वां चम्मच वो नहीं घोलेगा, यानी कि 4 चम्मच घुलने पर वो सॉल्यूशन कैसे बन जाता है? सैचुरेटेड बन जाता है। वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है, यानी कि एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जिसके बाद अब हम उसमें और भी कुछ डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है यही क्या है? इसकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, कि इतना सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन क्या इसकी ये जो सॉल्युबिलिटी है इसको हम बढ़ा सकते हैं?
क्या सोचा है आपने कभी? हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? टेम्परेचर की मदद से। टेम्परेचर बढ़ा करके, यानी कि अगर हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो इसकी क्या है, जो सॉल्यूट को घोलने की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ जाएगी। यानी कि पहले 4 ही चम्मच घोल पा रहा था, अब हम इसमें और डालेंगे सॉल्यूट तो ये और सॉल्यूट को अपने अंदर घोलने लगेगा। ठीक है, तो और सॉल्यूट ये घोलने लगेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन ये सबके लिए काम नहीं आता। कैसे नहीं आता सबके लिए काम, यहां पर समझते हैं। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ml, यानी कि और या 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी कि गिवन टेम्परेचर पर, जैसे हम बात कर रहे थे, यानी कि फिलहाल तो हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे थे। ठीक है, कि रूम टेम्परेचर पर जब हम डिसॉल्व करते हैं तो उस टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व की जा सकती है सॉल्वेंट में, वही क्या होती है? उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी कि एक गिवन टेम्परेचर पर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्वेंट में, वही क्या है? उसकी सॉल्युबिलिटी। तो अब हमने कहा इस सॉल्युबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? टेम्परेचर बढ़ा करके। तो यानी कि अगर हम उसे हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होगा? रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो हीट करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जब वहां पर पहले 4 चम्मच ही नमक घुल रहे थे, अब हम उसमें और 2-3 चम्मच ऐड करेंगे तो वो भी घुल जाएंगे। ठीक है, चलो, तो यानी कि जो ये टाइम है जहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, उसी पॉइंट को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड, सैचुरेशन पॉइंट, और सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें अब हम और सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं कर सकते गिवन टेम्परेचर पर। ठीक है, इसमें जितने हमने सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व करे वो उसकी सॉल्युबिलिटी। अब उसके बाद हम और पार्टिकल डिसॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि अब वो कैसा बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, चलो, सॉलिड सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो जो अगर सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूट है, जैसे हमने कहा नमक डाला, चीनी डाली, सॉलिड सॉल्यूट है, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, जनरली इंक्रीज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। जैसे पानी को, मान लीजिए पानी हमारा सॉल्वेंट है, इसमें हमने सॉल्ट डाला या शुगर डाला, ये हमारे क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, तो ये हम डालेंगे तो ये घुलेंगे, क्योंकि ये सॉल्यूट कैसे हैं? सॉलिड है। लेकिन अगर सॉल्यूट कैसे हैं? गैसेज हैं, गैसेज सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, चलिए, जैसे अगर हम कहें कि वाटर में ऑक्सीजन घुली हुई है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और ऑक्सीजन क्या है? गैस है ना? तो वाटर में ऑक्सीजन घुली हुई है, लेकिन इसे अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीजन और ज्यादा घुलेगी क्या? नहीं, वो क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो जनरली डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, और सॉलिड सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो जनरली इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। तो दो डिफरेंट चीजें हैं, तो सॉलिड और गैसेस में आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो, तो दो पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए, दो नहीं, हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। एक हमने बात की सॉल्युबिलिटी की, कि सॉल्युबिलिटी क्या है। फिर हमने बात की सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर बढ़ा करके हम सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा ऐसा नहीं कह सकते हम हमेशा काम करेगा। ठीक है, ये काम करेगा केवल सॉलिड सॉल्यूट के लिए। अगर हम गैसेस सॉल्यूट की बात कर रहे हैं या गैसेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो कि हमने अभी कहा कि और सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड, यानी कि अभी हम इसमें सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एक ये जो ग्लास है इसके शुगर हम डिसॉल्व करें तो केवल 4 चम्मच शुगर ही डिसॉल्व हो पा रही है। जब 4 चम्मच डिसॉल्व हो जाएंगी तो ये बन जाएगा सैचुरेटेड। अभी हमने केवल 2 या 3 चम्मच ही डाले हैं, यानी कि अभी इसमें 1 चम्मच और डल सकता है। ठीक है, अभी हमने इसमें 3 चम्मच डाले हैं तो 1 चम्मच और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि अभी कैसा है? ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है, 1 चम्मच डालने के बाद कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड। अब इस सैचुरेटेड को भी क्या कर सकते हैं? हम इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, इसको हीट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी।
ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये सॉल्यूट जो सॉलिड है उनके केसेस में, अगर वो गैसेस हैं तो उस केसेस में ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, एक बार आप इसे देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो 3 फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि अगर हमें मास बाय मास परसेंटेज निकालना है तो सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इंटू 100, मास बाय वॉल्यूम निकालना है तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100, और अगर हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले एक बार आप देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये था जो हमने कर लिया था, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, एक सॉल्यूशन में क्या है, 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl है, डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। ये जो 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट है ये 180 ग्राम वाटर में डिजोल्व है। कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। यहाँ पर कैलकुलेट करना है मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो कैसे करेंगे मास बाय मास परसेंटेज। तो सबसे पहले जो चीज पूछी जाती है, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलो, तो एक यहाँ पर देख लेते हैं ना, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उसका फॉर्मूला क्या होगा वो हमें देख लेना है। जैसे यहाँ पर क्या है कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, बहुत इजी फॉर्मूला था, हमने लिखा था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और मास बाय मास परसेंटेज हमें मिल जाएगा। लेकिन ये क्या इतना इजी है, देखो इजी तो है। अब हमें क्या करना है, पहले गिवन लिख लेना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्ट और 180 ग्राम वाटर। तो ये वाटर कितना है, 180 ग्राम, यानी कि ये ज्यादा है और ये 20 ग्राम कम है। दूसरा, सॉल्ट डिजोल्व भी होगा, है ना, डिजोल्व कौन होगा, सॉल्ट, उसको डिजोल्व कौन करेगा, वाटर। तो सॉल्ट क्या हो गया हमारा यहाँ पर, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। यानी कि हम कह सकते हैं सॉल्यूट का मास गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 20 ग्राम। ठीक है, अच्छा सॉल्यूट है क्या, NaCl है ना सॉल्यूट, NaCl। दूसरा गिवन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये जो वाटर है वो तो क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, दूसरा गिवन है हमें मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना है, 180 ग्राम, 180 ग्राम है। ठीक है, क्या है, वाटर H2O, क्या है ये, सॉल्वेंट है। फॉर्मूले में हमें सॉल्यूट का मास रखना है तो इसको रख देंगे। सॉल्वेंट का मास की तो हमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का मास। अगर हमें सॉल्यूशन का मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मास ऐड कर देंगे, तो सॉल्यूट कितना है 20 प्लस सॉल्वेंट कितना है 180, कितना हो गया टोटल 200। ठीक है, 200 ग्राम, क्या हो गया 200 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 200 ग्राम। अब क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमने निकाली है, एक ये सॉल्यूट वाली और एक ये सॉल्यूशन वाली, देखो सॉल्वेंट वाली तो किसी काम की नहीं है,
है ना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही काम की नहीं, काम आई ना यहाँ पर। जब हमने सॉल्यूशन का मास निकाला तो वहां पर ये वैल्यू काम है। ये वैल्यू नहीं दी होती तो हम सॉल्यूशन का मास कैसे निकालते। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू, सॉल्यूट का मास कितना है 20 अपॉन सॉल्यूशन का मास कितना है 200 इंटू 100। हो गया, सॉल्व कर लेंगे तो ये देखो 0 0 और फिर 2 से 10 जा, तो क्या आ गया, ये आ गया 10%। क्या आ गया 10%। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज क्या है सॉल्ट की सॉल्यूशन में, तो सॉल्ट का सॉल्यूशन में है 10%। ठीक है, अब देखो 200 ग्राम पूरा सॉल्यूशन 200 ग्राम है और सॉल्ट कितना है 20 ग्राम, तो अपने आप ही पता चल रहा है कि 10% है। ठीक है, चलो क्लियर है इतना। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है और सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। तो शुगर क्या है हमारा, सॉल्यूट है 5 ग्राम और वाटर दिया हुआ है 100 ml। ठीक है, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क, ये आपको खुद से करके आना है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम यूरिया एंड 90 ग्राम वाटर। 10 ग्राम यूरिया है और 90 ग्राम क्या है वाटर है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, तो यूरिया का मास बाय मास परसेंटेज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सेम ऐसे ही कर लेंगे, है ना, तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे, इसमें भी क्या दे रखा है सब कुछ गिवन है, इसमें भी सब कुछ गिवन है, इसको भी ऐसे ही करना है। तो इसको आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलो तो सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है यहाँ पे भी मास बाय मास, अच्छा मास बाय मास ही कैलकुलेट करना है। मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम करना है ना। मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला भी सिंपल है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यही फॉर्मूले पढ़े थे हमने तीनों, देखो यहाँ पे क्लियर है। चलो इंटू 100 कर देंगे। बाकी यहाँ पर होमवर्क है आपका, ये भी आप कर लोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो देखो सॉल्यूट कौन सा है, ये वाला हमारा क्या है सॉल्यूट है, ये क्या है ये हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है सॉल्यूशन, तो बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से कितना हो गया ये 10 प्लस 90, तो हो गया 100 ग्राम। सॉल्यूशन कितना आ गया 100 ग्राम। ठीक है, तो बहुत इजी है, वैल्यूज पुट कर लेंगे यहाँ पर। मास बाय मास परसेंटेज कितना है, सॉल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम इंटू 100, कितना आ गया 10%। तो दोनों का आंसर सेम आया है लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक, चलो अच्छा ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर 10% आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, वैल्यूज अलग अलग है तो आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, तो बाई चांस सेम आंसर आ गया है। ठीक, चलो तो क्लियर है इतना, नोट कर लीजिए इसे। चलो फिर हम बात कर रहे थे सस्पेंशन की। अब सस्पेंशन क्या है, व्हाट इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या है बच्चों, नॉन होमोजेनस। नॉन होमोजेनस है तो कैसा होगा हेट्रोजीनियस होगा। तो कैसा है हेट्रोजीनियस है, जिसमें क्या होता है सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, जिसमें सॉलिड डिस्पर्स्ड होते हैं लिक्विड में, जैसे कि चॉक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर। जैसे हमने चॉक पाउडर को पानी में मिलाया, क्या दिखाई दे रहा है कि चॉक पाउडर एक तो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक,
तो जब हम इसे डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से हमें ये दिखेगा। फिर कुछ समय के बाद जब हम इसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो कैसा है, ये अनस्टेबल है, क्योंकि पार्टिकल कैसे हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, है ना। पूरे सॉल्यूशन में एज इट इज नहीं रह रहे जैसे पहले थे, पहले ऐसा था फिर ऐसा हुआ फिर वापस से ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं। तो अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो ये लाइट को क्या करेंगे, अगर हम इसमें एक लाइट की बीम इससे पास करवाते हैं तो ये लाइट को क्या करेगा, ये लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन स्कैटर नहीं कर रहा था लेकिन ये लाइट को स्कैटर करेगा, और यहाँ पर लाइट का जो पाथ है वो भी हमें विजिबल होगा विजिबल, बिल्कुल। चलिए, इन दिस सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंड। अच्छा, डिजोल्व नहीं होते, जैसे हमने कहा कि डिजोल्व तो नहीं होगा, पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं ना। डिजोल्व कब होता है, जैसे हम वाटर में सॉल्ट डाल रहे थे तो सॉल्ट क्या हो रहा था, कंप्लीटली डिजोल्व हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये कंप्लीटली क्या डिजोल्व होते ही नहीं है। ठीक है, रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। तो ऐसे ही क्या रहते हैं उसमें, पूरे सॉल्यूशन में ऐसे ही सस्पेंडेड रहते हैं, इसीलिए सस्पेंशन बोला जा रहा है इसे। क्लियर है। अच्छा, तो इस तरीके से होते हैं सस्पेंशन, इसके पार्टिकल थोड़ा बड़े होते हैं जिससे ये लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, कोलॉइड की अगर हम बात करें, कोलॉइड वैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसके पार्टिकल काफी छोटे होते हैं। ये हमें लगता है कि होमोजीनस की तरह है, जैसे सॉल्यूशन है ना होमोजीनस, लगता है ये होमोजीनस की तरह है, लेकिन एक्चुअल में ये भी क्या होते हैं, हेट्रोजीनस ही होते हैं। किसकी तरह, सस्पेंशन की तरह। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, आज हमने कंसंट्रेशन टर्म्स कुछ क्वेश्चंस किए, सॉल्यूशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया और थोड़ा सस्पेंशन के बारे में बात की। बाकी इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।